ताकि बेटा ये डिस्कशन कंप्लीट हो। कल हम इस पार्ट पे रुक गए थे क्योंकि इसमें टाइम लगना है थोड़ा, जरा ध्यान से देखना मेरे साथ, जल्दी से बेटा आ जाए। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ थ्योरी। जरा जल्दी से आए बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डिस्कस करना था इसका, जल्दी से आ जाए इस पे। हरिए बेटा हरिए, अब जल्दी से आ जाए। ओके ओके बेटा, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्वेश्चन one was a sphere in a liquid accelerates vertically downward from rest for the viscous force acting on the moving sphere state the direction. सबसे पहले viscous force की direction. Viscous force is like air resistance. So if something is accelerating, air resistance क्या हो रही होती है? ज्यादा हो रही होती है। तो हमने कहा था ज्यादा हो रही है और अपवर्ड लगती है, अगेंस्ट द मोशन लगती है। ये बात हमने कर ली थी बेटा। देन वी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम एक्सप्लेन कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता था हमें? क्लॉकवाइज एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट आर इक्वल अबाउट द सेम पिवट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमने कर लिया था बेटा। और उसने कहा था बाय यूजिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी कैलकुलेट एफ बी। एफ बी हमने कैलकुलेट कर ली थी। यहां तक बेटा हमने एक काम कर लिया था, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। अब बेटा ये लास्ट पार्ट हम इस क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। द मैन वॉक्स टूवर्ड्स एन डी। डायग्राम पे जाएं। हम ये बात कर रहे थे बेटा, द मैन वॉक्स टूवर्ड्स डी। यहां जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है, डी ये एंड है। द मैन वॉक्स टूवर्ड्स डी। क्या हुआ फिर? द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम जीरो। बीम इज अबाउट टू टिप। टिप का मतलब है यहां से नीचे चला जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा। ऑब्वियस, जब यहां जहां खड़े होंगे बेटा, आपका वेट यहां लगेगा नीचे, यहां से ऊपर चला जाएगा ये। तो ही इज सेइंग द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी इज इक्वल टू जीरो। एफ बी क्या फोर्स है? फोर्स अप्लाइड बाय द पिवट ऑन दिस बोर्ड। ऐसा ही है ना सुभान बेटा? फोर्स अप्लाइड बाय द पिवट ऑन द बोर्ड है। जब आप यहां जा खड़े होंगे, यहां से ये लिफ्ट हो जाएगा तो पिवट की फोर्स भी गायब हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम जीरो। डिटरमिन द मिनिमम डिस्टेंस एक्स। एक्स निकालना है फ्रॉम एन डी दैट द मैन कैन स्टैंड विदाउट टिपिंग द बीम। गिरने से पहले पहले डिस्टेंस कितना होगा डी से, वो हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एक्स हमने निकालना है। लेट्स से कि द मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। हमें ये डिस्टेंस निकालना है जिस डिस्टेंस पे ये खड़ा हो और बीम नीचे ना जाए। अभी बीम बैलेंस्ड हो हमारा, नीचे ना जाए, बीम बैलेंस्ड हो हमारा बेटा। वी नीड दैट पॉइंट, वी नीड दैट डिस्टेंस फ्रॉम डी जिस पे बीम हमारा बैलेंस्ड हो। अब बेटा कल मैंने आपसे बात पूछी थी कि किस पॉइंट को हम पिवट लेंगे इस केस में। विच पॉइंट इज योर पिवट पॉइंट जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं आप? बी तो नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि बी पे तो एफ बी हमारे पास, वो तो उठने वाला है ऊपर से। तो किस पॉइंट के अबाउट टर्न करने वाला है बेटा? सी के अबाउट टर्न कर रहा है। खुद सोचे ना, अगर आप खुद सोचे, अगर यहाँ पे खड़े होंगे तो दिस पॉइंट विल बिहेव एज अ पिवट। ये तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये तो लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा वेट आपका यहाँ पे है। इमेजिन कर सकते हैं ना सिनेरियो को, कि अगर आप इस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाएंगे, ये बीम यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। सो दिस पॉइंट इज द पिवट पॉइंट। द पॉइंट सी इज पिवट। तो सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे ये लिखे, पिवट इज सी। सी इज योर पिवट पॉइंट। सो वी नीड टू टेक ऑल द मोमेंट्स अबाउट पिवट सी। पिवट सी के अबाउट मोमेंट्स लेने हैं। ऑनलाइन वाले बेटा जरा जाग जाए ना, ध्यान से वाले क्वेश्चंस किया करें। इससे पहले पहले वाले पार्ट जरा इजी थे, थोड़ा देख के करना है हमने। पिवट इज सी।
अब सी के अबाउट कौन कौन सी फोर्सेस आ गई हैं बेटा? वेट तो वही रहेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर्सन इज नाउ स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, द वेट ऑफ द पर्सन इज स्टिल 750, ऑब्वियसली द वेट विल नॉट चेंज। तो एक तो वेट आ गया पर्सन का, एक फोर्स। सेकंड फोर्स आ गई हमारे पास 380 जो बीम की है। और कौन सी फोर्स है इसके अलावा? देयर इज नो अदर फोर्स विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द मोमेंट, बिकॉज दिस एफ बी इज, वो तो पहले उसने बता दिया। क्या बताया एफ बी के बारे में? वो कह रहा है जो ही टिप होने वाला होगा एफ बी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये तो एफ बी वाली डिस्कशन ही आउट है कि एफ बी फोर्स भी है, एफ बी उसने कहा है जीरो है। तो हमने डिस्टेंस निकालना है बेटा x फ्रॉम एन डी, दैट द मैन कैन स्टैंड विदाउट टिपिंग द बीम। तो व्हेन द बीम इज अबाउट टू टिप, द एफ बी इज जीरो। एफ बी तो कंसिडर नहीं हो रही। दो फोर्सेस आप कंसिडर करेंगे, द वेट ऑफ द पर्सन एंड द वेट ऑफ द बीम, दैट्स इट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मुझे बताएं, द पर्सन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, this is the weight of the person which is same, producing clockwise movement और anti clockwise movement। क्लॉक है एंटी क्लॉक है, देखे ना, ये पिवट है, क्लॉक है एंटी क्लॉक है, क्लॉक है, अग्री करते हैं ना, क्लॉक है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द पिवट? दिस इज द डिस्टेंस। क्या होगा? ये पूरा बेटा टू है, ये पूरा टू है डी तक, इसमें से ये एक्स निकल गया क्योंकि ये एक्स तो हमने निकालना भी है। So this distance is 750 into 750 multiplied by 2 minus x. This is producing the clockwise moment. This is the weight of the person which is producing the clockwise moment. एंटी क्लॉक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ऑब्वियसली एक, मैंने आपसे कहा है कि दो ही फोर्सेस हैं बेटा जी। और कौन सी फोर्स है? और कुछ नजर आ रहा है आपको? इस सब को रेज करें जरा। द पर्सन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, यू नीड द डिस्टेंस फ्रॉम डी विच इज एक्स, दिस इज 2 माइनस एक्स। ये तो वेट आ गया 750 जो पहले भी था। और कौन सी फोर्स है? ये एफ भी उसने कह दिया जीरो है, ये तो निकल ही गई बेटा। नेक्स्ट फोर्स दैट यू हैव इज 380। 380 is the weight of the beam. What is the distance of this force from the pivot? इतनी है ये कल भी हमने निकाली थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखी हुई होगी, लास्ट वाले पार्ट में लिखी हुई है। हमने कहा था कैसे निकाली थी, तो देखें, हमने कहा था पूरा बीम कितना है? 9 है। आधा बीम कितना होगा? 4.5। आधा बीम होगा 4.5। तो हमें यहां से यहां तक चाहिए, तो ये वाला पार्ट 4.5 है। 4.5 से 2 निकाल दें, बाकी कितना बच गया था? 2.5। कल भी हमने निकाला था बेटा। तो यहां पे जाएं वापस, क्या वेट है हमारे पास? 380 इंटू 2.5, 2.5, 2.5, yes, 750। This is your pivot. Hold it from this point. वेट जा रहा है कहां पे? नीचे। No, it's going like this, going like this। क्लॉक देखें, it is going like this, it is clockwise। बेशक ये चेक कर लिया करे बेटा। एफ बी इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा है द बीम इज अबाउट टू टिप। जो ही ऊपर लिफ्ट होने वाला होगा एफ बी बिकम जीरो। एफ बी तो जीरो है, तो एफ बी डिस्कशन से आउट है, एफ बी डिस्कशन से आउट है। ठीक है, क्योंकि बेटा हजर बेटा एफ बी से तो लिफ्ट होने वाला है ना, एफ बी तो पिवट नहीं होगा, पिवट तो फिक्स पॉइंट होता है। वो कह रहे हैं बेटा पिवट सी क्यों, ये सी क्यों पिवट है, बी क्यों पिवट नहीं है? यहां से तो लिफ्ट होना है उसने, तो जहां से लिफ्ट हो जाएगा वो पिवट थोड़ी है। पिवट होता है फिक्स पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन टर्न और द बॉडी कैन ऑसिलेट, दैट्स व्हाई। गलत लगा रहे हैं। 750 इज ऑन द राइट, ये है 750। 750 ये है, दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द वेट ऑफ द पर्सन।
आप ये क्यों ले रहे हैं बेटा, चल के आ चुका है, तभी तो बीम लेफ्ट साइड से लेफ्ट होने वाला है। आप अभी तक यहीं पे हैं। क्वेश्चन पढ़े ना, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें? द मैन वॉक्स टूवर्ड्स एन डी, एंड डी इज ऑन द राइट साइड, द मैन विल वॉक टूवर्ड्स एन डी, द बीम इज अबाउट टू टिप। तो आप मुझे खुद बताएं कहां पे पहुंचेगा तो ये चांस बनेगा कि यहां से लेफ्ट हो जाए। जब इसे क्रॉस करेगा यहां पे कहीं है, इस रीजन में कहीं है, क्योंकि यहां पे वेट लगेगा नीचे, यहां से लेफ्ट हो जाएगा ऊपर। ऐसा ही होना चाहिए। सो नाउ द मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, डिस्टेंस x फ्रॉम d, ही इज सेइंग व्हाट इज द डिस्टेंस x निकालना है हमने। तो उसके लिए बेटा हमने ये 2 मोमेंट्स ले लिए, यहां से x को सब्जेक्ट बनाए एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू। 750 into 2 is 1500 minus 750x, 3 into 2 380 into 2.5 क्या आ रहा है? 950। So 1500 minus 950 equal to 750x. And 1500 minus 950 is 550, and 750x, and 550 divided by 750 is 0 point क्या आ रहा है? 0.73, 0.73 meters. ओके मिशकात बेटा। तो बेटा इधर देखेंगे, द पर्सन वॉज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, यहां से यहां पे आ गया। Now the person is standing at this point. And how do we know that now the person is standing at this point? Because he's saying the beam is about to tip. तो यहां से लिफ्ट होने वाला है। ऑब्वियसली जब इस रीजन में है ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दीज 2 पॉइंट्स दे आर बोथ प्रोवाइडिंग द अपवर्ड फोर्स। जब यहां पहुंच जाएंगे बेटा, ये तो लगेगी नीचे, यहां से उठ जाएगा ऊपर। इट्स लाइक अ सी सॉ, एक साइड पे आप बैठ जाएंगे, दूसरी साइड लिफ्ट हो जाएगी। So now the person is standing at this point, and now this is the weight of the person, which is 750 newtons. वो कह रहा है ये डिस्टेंस डी बताएं कितना दूर खड़ा हुआ है। तो हमारा पिवट तो ये था, दिस वाज द पिवट। मिशकात बेटा दिस वाज द पिवट। तो पिवट पर्सन का डिस्टेंस कितना है पिवट से? क्या लिया था हमने? ये पूरा क्या है? 2। 2 में से ये तो नहीं चाहिए हमें, हमें तो पिवट से चाहिए। तो दिस शुड बी 2 माइनस एक्स। तो हमने ये 2 माइनस एक्स लिया था। ठीक होगी बात ये? उसने क्वेश्चन में राफिज बेटा कहा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस x फ्रॉम एन डी, एन डी से जो डिस्टेंस है वो x है। जब उसने खुद कहा हुआ है तो फिर हम खुद से x नहीं ले सकते। जी एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट बेटा? अब बताएं जरा, देखिए इसे ध्यान से देख लें, इसमें कोई इश्यू है तो बताएं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को, सिनेरियो को समझना है बेटा, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। अब आप ये देखिए इसमें सेंस क्या हमें यूज करनी पड़ी। अब आपको खुद ये बात पता होनी चाहिए कहां पे जाके खड़ा होगा तो चांस बनेगा लेफ्ट साइड के लिफ्ट होने का, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया। उसने कहा जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द डी इज एक्स। अब डी इज एक्स, तो यहां पे भी तो हो सकता था, यहां पे भी तो हो सकता था। हम यहीं पे क्यों खड़ा कर रहे हैं जाके? क्योंकि हमें पता है कि वो कह रहा है कि बीम विल लिफ्ट फ्रॉम दिस साइड, एफ बी विल बी 0। तो लिफ्ट तभी होगा व्हेन द पर्सन विल स्टैंड एट दिस पॉइंट। यहां पे कहीं खड़ा होना चाहिए इसे, तब ये लिफ्ट हो सकता है यहां से। अब यहाँ पे कहीं बीच में कहीं है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट गोइंग टू लिफ्ट। इट्स लाइक अ सी सॉ, क्या सी सॉ के एक कॉर्नर पे जाके बैठ गए हैं तो दूसरी साइड लिफ्ट होगी तभी। बीच में अगर हैं तो बीच में तो लिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारी खुद सेंस बनानी है हमने सिनेरियो की। और ये एक्स वाला डिस्टेंस उसने खुद मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम डी। तो तब हमने एक्स लिया, हमने खुद से एक्स नहीं लिया हुआ। और ये फिर हमने देख लिया इट इज 2 माइनस एक्स बिकॉज पिवट इज सी। एनी प्रॉब्लम विद दिस बेटा? अब इससे पहले वाले पार्ट्स देखें, ये वाला एक पार्ट देखें, थोड़ा तंग करने वाला है। ऊपर वाले में तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो रहा था। डन, ओके। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। अब जरा ध्यान से, यही से देखा डिस्टेंस थोड़ा तंग करने वाले होते हैं। है वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट,
सारी चीजें वैसी हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट में आए, डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ए मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, फोर्स एंड distance. Yes, product of force and perpendicular distance. Perpendicular distance कहां से? From the pivot. Product of force and perpendicular distance from the pivot. डेफिनेशन तो आती है ना आबान बेटा? चलें। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आए। डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। एसआई बेस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट का क्या निकालना है? एसआई बेस यूनिट। फर्स्ट टॉपिक है ही इस बारे में। अब देखें, ऑब्वियसली लिंक हुआ हुआ है। क्या बनता है मोमेंट का एसआई बेस यूनिट? मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का एसआई बेस यूनिट क्या होता है? के जी एम एस माइनस टू। डिस्टेंस क्या होता है? एम। तो क्या बन गया? के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू। तो ये तो हमें निकालना आता है फर्स्ट चैप्टर से बेटा। ओके, आगे चलें, बी पार्ट पे आ जाएं। A uniform rigid rod of length 2.4 meter is shown in figure 1.1. Rod of length 2.4 meters. Rod of length 2.4 meters. The rod has a weight of 5.2 Newton and is made of wood of density 790 kg per meter cube. Weight दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। एरिया निकालना है बेटा, एरिया निकालना है हमने। वेट है, डेंसिटी है, एरिया निकालना है। अब मुझे प्रोसेस आप बताएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एरिया तक पहुंचने के लिए। आप कह रहे हैं पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? डेंसिटी वाले फॉर्मूला से, मास और वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम? कौन से वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला? सिलेंडर है तो आप कह रहे पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। ओके, वॉल्यूम इंटू हाइट करके एरिया इंटू हाइट करके निकाल लें। वो भी हाँ, एरिया इंटू हाइट करके निकाल लें, क्योंकि एरिया तो पता, एरिया तो आपने निकालना है, वॉल्यूम पता होगा और हाइट आपको नजर आ रही है सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। सबसे पहला काम, इस तरह डिवाइड करें अपने स्पेस को 3 पार्ट्स में। पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं ताकि वॉल्यूम आ जाए। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं ताकि वॉल्यूम आ जाए आपके पास। डेंसिटी इज 790। मास कहाँ पे है? मास वेट हमें दिया हुआ है, वेट से मास निकालें। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल डब्ल्यू बाई जी। 5.2 डिवाइडेड बाय 9.81 क्या आता है मैथ्स? 0.53। ओके, 0.53 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम बता दें क्या आ रही, क्या वैल्यू आ रही है? 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। क्योंकि आपकी सारी चीजें मीटर में है, डेंसिटी मीटर क्यूब में है, तो वॉल्यूम शुड ऑल्सो बी इन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया बेटा हमारा। हाँ जा बेटा, 6.7 आ रहा है। वेट से देखना, वेट को पहले आपको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। अब वॉल्यूम आ गया बेटा। अब फॉर्मूला लगाए वॉल्यूम का, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम है 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया निकालना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दी हुई है 2.4। एरिया आ जाएगा। चेक करें कितना एरिया आ रहा है बेटा हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2.8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। हमें आंसर देना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो एक कन्वर्जन भी हमारे से करवा रहा है। मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे जाया जाता है? बिलाल बेटा थोड़ा सा और कम करेंगे इसे।
सबसे पहले इस तरह सोचा करें, स्क्वायर को रहने दें आप सोचें मीटर से मिलीमीटर में कैसे जाना है। वही काम आप 2 बार कर दें। मीटर से मिलीमीटर में कैसे जाते हैं, मीटर बड़ा है, मिली छोटा है, 1000 होता है, 10 पावर 3 होता है। तो आपको क्या करना है, 2.8 इंटू 10 पावर -4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो मीटर से मिलीमीटर के लिए, ये है मीटर टू मिलीमीटर, हमारा है मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। तो यही काम एक और बार कर दे, मल्टीप्लाई बाय 1000 अगेन। इस तरह किया करें। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है, पहले मीटर सेंटीमीटर तो पता है ना आपको, वही काम 2 बार 3 बार, क्यूब है तो 3 बार कर दें। क्या आंसर आ रहा है इसका? 10 पावर -4 इंटू 1000 करें, क्या आ रहा है? 2 कैसे आएगा? 2800, 280, 280 आ रहा है, जरा चेक कर लेना बेटा। ओके 280 सही है। ठीक है बिलाल बेटा, 280 सही है। तो 280 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला चेक हुए हमारे, वॉल्यूम वाला और डेंसिटी वाला, और एक कन्वर्जन हमारी चेक होगी। कन्वर्जन भी हमें करनी आनी चाहिए। ठीक होगी बात? सी पार्ट पे आए बेटा। A fishing rod AB made from the rod in B as shown in figure 1.2. End A of the rod rests on the ground and the string is attached to the other end B. A support stick exerts a force perpendicular to the rod at point C. ये एक्सपोर्ट करने के लिए ताकि गिरे ना, we have a rod at point C. The weight of the rod acts at point D. ये weight of the rod है at D. The tension T in the string is in the direction perpendicular to the rod. The rod is in equilibrium and inclined at an angle of 56 degree to the vertical. So inclined at 56 degree to the vertical. ये 56 degree हमें नजर भी आ रहा है. The forces and the distances along the rods of point A, B, C and D are shown. सब कुछ डायग्राम में नजर आ रहा है. Show that the component of the weight that is perpendicular to the rod is 4.3. कह रहे वेट का कंपोनेंट निकालें which is perpendicular, good मुनी बेटा, which is perpendicular to the rod. ये है वेट, जरा फोकस करें वेट पे, रिजॉल्व करें वेट को। ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट वेट का, ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेट का। तो ये कॉस कौन से वाला है, ये है 5.2 कॉस 56 एंड दिस इज 5.2 साइन 56। मुझे बताएं दोनों में से किसकी बात कर रहा है वो कह रहे कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो दोनों में से रॉड के परपेंडिकुलर, ये तो अलोंग द रॉड है, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, तो आपको ये वर्टिकल वाला उठाना है विच इज 5.2 नॉट साइन 50, यस साइन 56 आ जाएगा हमारे पास, 5.2 साइन 56। तो क्या 4.3 आ रहा है, जो कह रहे हैं 4.3 आना चाहिए, तो 4.3 न्यूटन, 4.3 न्यूटन आ गया, बिल्कुल सही हो गया। परपेंडिकुलर वाला एंगल के साथ वाला कॉज होता है, एंगल से दूर वाला साइन होता है, ये भी याद रखना है आपने। वो पिवट होता है, हाँ, जिसके अबाउट कह रहा है, इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट लेना आपने, उसके अबाउट सारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, द सेकेंड पार्ट इज बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट एंड ए। एंड ए जब कह दिया ना, उससे फिर हाईलाइट कर लिया करें, पता चल जाए ये पिवट है, ए पिवट है हमारा, ये पिवट पॉइंट आ गया। सो ऑफ द रॉड कैलकुलेट द टेंशन टी, टेंशन टी फाइंड आउट करनी है हमने। तो वही बेटा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वही आपने पिक करने हैं। देख लें कौन, 3 फोर्सेस हैं, 2 कहीं एक साइड पे होंगी और थर्ड वाली ऑपोजिट साइड पे होगी। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ
anti-clockwise moment. Sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment. अब बेटा वन बाय वन सबसे स्टार्ट करें, वेट से स्टार्ट करें. ये वेट का जो कंपोनेंट है क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज. ध्यान से देखें, क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी है, ऐसे जाना है बेटा इसने. इट इज प्रोड्यूसिंग द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो वेट का कंपोनेंट इज प्रोड्यूसिंग द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो ये आ जाएगा 4.3. 4.3 इसका डिस्टेंस कितना है पिवट से? तो मेंशन हुआ है 1.20. 4.3 इंटू 1.20. तो क्योंकि वो कंपोनेंट है लास्ट पार्ट में निकाला हुआ है बेटा 4.3 इंटू 1.20. ओके, दिस force exerted by the stick producing the clockwise moment or the anti-clockwise moment. ये ऐसे जा रहा है बेटा, ये पिवट है, इस तरह टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज है. 4.6 इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है? दोनों को ऐड करें 1.20 प्लस 0.60. यस, नहीं ना, परपेंडिकुलर लेते होते ना, ये परपेंडिकुलर. हमें पता है ना, मोमेंट निकालने के लिए फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस. ये पहले वाला था एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला जा रहा है क्लॉकवाइज. तो ये स्टिक वाली जो फोर्स है दिस इज प्रोड्यूसिंग द, जिसका एरो ऊपर की तरफ है, ये वाला, ये क्लॉक वाला है. आप खुद देखें ना, ये एंड है इस तरह है, यहां से होल्ड किया हुआ है, ये फोर्स जा रही है ऊपर वाली साइड पे. तो ऐसा लगाएं, फोर्स ऊपर वाली साइड पे कैसे टर्न करेगा? क्लॉकवाइज. तो ये 4.6 इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट. तो ये आ जाएगा 4.6. इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है पिवट से? 1.80. 4.6 इंटू 1.80. एक फोर्स रहेगी हमारी. गुड बिलाल बेटा, गुड मुनीब, गुड मायदा. एक फोर्स रहेगी हमारी टेंशन वाली जो निकालनी है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. टेंशन इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट और द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी में जाके ऐड कर दें. और इसका डिस्टेंस कितना है पिवट से बेटा? 1.20 प्लस 0.60 प्लस 0.60. तो t इंटू 2.4. So beta, one force is producing the clockwise moment and the other two forces are producing the anti-clockwise moment. Good Rafid beta. क्या आंसर आ रहा है इसका, जरा सॉल्व कर. 1.3 कह रहे हैं. ओके, 1.3 न्यूटन्स. 1.3 न्यूटन. फिर लास्ट में पूछते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट पे आए. अगेन अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तो पता चल रहा है हमें, अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये वाला भी फिर सॉल्व हो सकता है. बिल्कुल देखिए, डायग्राम को देख के आपको सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बेटा. A rigid plank is used to make a ramp between two different horizontal levels of a ground as shown in figure 4.1. Point A at one end of the plank rests on the lower level of ground. Point A at one end of the plank rests on the lower level of the ground. A force acts on and is perpendicular to the plank at point B. तो एक force है point B पे. The plank is held in equilibrium by a rope that connects the point D with the plank to the ground. ये है हमारे पास. The plank has a weight that may be considered to act from its center of gravity C. ये weight है 96. The rope is perpendicular to the plank and has a tension T. The plank is at an angle of 38 degree. ये 38 और यहाँ पे पहुंच गया 38. The forces distance सब कुछ labeled है. Show the component of the weight. Just like your previous question,
You need to show the component of the weight which is perpendicular to the plank. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आ जाएगा component एक, and this should be the second component. This will be 96 cos 38. This is 96 cos 38, and this will be 96 sin 38. हमें कौन सा लेना है? साइन 38 है परपेंडिकुलर, खुद ही कह रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है प्लैंक का, तो हमें लेना है 96 साइन 38. सो 96 साइन 38 क्या आंसर आ रहा है? 59 न्यूटन कह रहा है, आना चाहिए, तो 59 आ रहा है, जरा चेक कर लें. गुड मॉर्निंग बेटा, बस इधर टू सिग्निफिकेंट में लिख लेना. नेक्स्ट बेटा बी पार्ट में कह रहा है, by taking moments about end A of the plan, calculate the tension T. By taking moments about end A of the plan, calculate the tension T. जरा फाइंड आउट करें, देखें क्या वैल्यू आ रही है. या बेटा जरा फाइंड आउट करें, वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल रखें. थ्री फोर्सेस आपके पास अगेन, तो देखिए which force is producing the clockwise moment and which force is producing the anti-clockwise moment. 70 बाय, ठीक है, तो डेसिमल में देखें ना क्या बन रहा है, ये 23.33 कह रहे हैं. 23 लिखते हैं, यस. तो बेटा हमारे पास क्या क्या है? 45 न्यूटन फोर्स. पिवट कौन सा उसने कहा लेना है, उसे हाईलाइट कर लिया करें, क्योंकि हम फिर डिस्टेंस वाला लेना शुरू कर देते हैं बेटा, तो हाईलाइट कर लिया करें. गुड उजैफा बेटा, गुड माइदा, हाईलाइट कर लें बेटा पिवट को. डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम द पिवट 45 न्यूटन फोर्स बेटा. तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of anti-clockwise moment. 45 क्लॉक प्रोड्यूस करी, एंटी क्लॉक 45 वाली क्लॉक है. इसका डिस्टेंस कितना पिवट से? टोटल 2.9. फिर हमारे पास टेंशन जो हमें निकालनी है, कौन सा मोमेंट है ये? एंटी क्लॉकवाइज. कितना डिस्टेंस है इसका? 1.80. ये 0.30, 1.50, तो 1.80 बेटा. प्लस बेटा सेकेंड फोर्स इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ये जो वेट का कंपोनेंट है बेटा, तो 53 था हमारे, 59 इंटू 1.5. 59 है जो वेट का कंपोनेंट है, लास्ट पार्ट में निकाला हुआ है हमने. 59 इंटू 1.5, तो आंसर क्या आ रहा है? इट शुड बी 23 न्यूटन्स. तो देखिए बेटा ये आंसर आ रहा है हमारे पास. 23 न्यूटन बेटा. हो गया सॉल्व. अब देखिए बेटा आपको वैरायटी नजर आ रही है. अब ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से, ये जो लास्ट हमने टू किए इस क्वेश्चन में भी. और ये वाला पार्ट सिर्फ हम कन्वर्जन में मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखना है इसका. ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, देख के करने वाला था. इससे पहले वाले सारे पार्ट्स इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. इस एमसीक्यूज में ये वाला आपको आइडिया नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस ना दिया हुआ तो क्या लेते हैं, एक्स लिया था हमने, और मिडिल से डिस्टेंस क्या हो गया था, x/2. इसका ध्यान रखना है. इसमें आपको पता नहीं था, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इनके मिडिल में आएगा 2FD. ये वाला थोड़ा देख के करने वाला था बेटा. जब करीब आ रहे हैं, मोमेंट कम हो रहा है, फोर्सेस कम होंगी. तो ये बेटा कोई चीजें थी हमारे पास जो हमें पता होनी चाहिए. इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटा पहले पूछ लें. यस, दोस्त आर ऑनलाइन बेटा इस पूरी वर्कशीट में. तो बेटा अब हमने क्या क्या कर लिया.
मोमेंट्स की बेटा एक वर्कशीट हमने ये की थी, एक सबसे पहले वर्कशीट हमने ये की थी, आपके पास होनी चाहिए। सेकंड वर्कशीट हमने मोमेंट्स की ये की थी बेटा, जिसमें एमसीक्यूज देखे थे हमने, क्लोज ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा था हमने, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट। देन बेटा हमने इसके अलावा फिर इसके बाद प्रेशर डेंसिटी करने के बाद एक वर्कशीट ये की थी प्रेशर डेंसिटी की। फिर एक वर्कशीट बेटा हमने ये की थी प्रेशर डेंसिटी की। फिर एक वर्कशीट ये की थी प्रेशर डेंसिटी की। और फिर वर्कशीट बेटा एक ये की है प्रेशर डेंसिटी की, जो भी हमने लास्ट की है। तो 2 एंड आई थिंक 4 6 वर्कशीट्स की हैं। अब पहले बेटा मुझे बताएं इसकी, इसके और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मायदा बेटा मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं अभी कल कर लेंगे, लेकिन बताएं कि होना। जी ठीक है। अब ऐसा क्या करेंगे बेटा, अब हम फिजिक्स क्लास कर देंगे डबल। ठीक है, एक क्लास में हम पढ़ा करेंगे और एक क्लास में हम प्रैक्टिस किया करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो हम डबल डबल क्लास लिया करेंगे, हाफ एन आवर की एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा कर लिया करेंगे, ताकि हाफ एन आवर में हम लास्ट जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उनकी प्रैक्टिस करते रहा करें। वो मंडे से बता दूंगा आपको, वो मैं बताता हूँ जब आप गिफ्ट लेके आएंगे बेटा। ओके। तो जी जी, वो उल्टा नहीं आएंगे तो ज्यादा बड़ा गिफ्ट होगा। ओके। अच्छा बेटा, दूसरा बेटा सैटरडे को अगेन वो जो टॉपिक्स थे हमारे कौन कौन से, फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स एंड मोमेंटम, जो 5 टॉपिक्स थे। तो अगेन वो सैटरडे को उनका पेपर है, टेस्ट है। तो वो आपने एक दफा प्रिपेयर करना है बेटा। उसके बाद तो हमने ये वाला टॉपिक अभी तक किया है, इसके अलावा तो हमने अभी कोई टॉपिक किया भी नहीं है, प्रेशर मोमेंट्स एंड डेंसिटी। ठीक है, ये वाला तो नहीं आएगा प्रेशर डेंसिटी, इसके बाद में टेस्ट लेंगे। पहले जो हमने पहले लिया हुआ है ना, उसी उन्हीं टॉपिक्स को देख के, जो 5 टॉपिक्स हैं। तो एक दफा दोबारा से बेटा टेस्ट देना, ताकि ये ना हो कि हम आगे भागते रहे और पिछली चीजें ना आए। और जितने ज्यादा क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेसिकली आपकी प्रिपरेशन इसी पे डिपेंड करती है। टॉपिक जितना मर्जी आपने अच्छा पढ़ा, आपको नजर आ जाता है ना क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ और होती है, पता ही नहीं चल रहा था पूछ क्या रहा है। इस तरह क्वेश्चन आप हर टॉपिक से करेंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको क्वेश्चन टाइप नजर आ जाएगी। जैसे अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे, एक अगर आपने किया है ना सही, दूसरा ऑटोमेटिकली हो गया। उस तरह के सारे हो गए आपके। तो इस तरह के आपने जब टॉपिकल्स आप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये स्किल डेवलप होता है। तो मेहरबानी करके बेटा जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, उन्हें अप्लाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली अप्लाई सही से किया करें, उसके लिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिस करें हुआ करें, एक एक चीज़ हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, लिखें। कोई टाइम की लिमिटेशन तो है नहीं अभी, पहले हमें आ जाए चीज़, पर टाइम लिमिटेशन लगाएंगे कि इतने टाइम के अंदर हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो कल मैं एक और वर्कशीट इसी करवा दूंगा, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ मोमेंट प्रेशर डेंसिटी कुछ सही हो गया हमारा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पे आ जाएंगे। ठीक, वर्क पावर एनर्जी के बाद आता है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स करके फिर वर्क पावर एनर्जी पे जाएंगे, फिर हमारी ये फर्स्ट जनरल फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर वेव्स है, इलेक्ट्रिसिटी है और न्यूक्लियर है। ठीक है बेटा। ओके, अभी मैं आगे नहीं जा रहा, कल हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो।